चलो बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं बजट। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो फुल वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है। मैं ये वीडियो फिर से दोबारा से बनाना चाहता हूँ। हम बजट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बजट की हाईलाइट देखेंगे। यदि फुल बजट देखना है तो वो 200 पेज का बजट है। ये सिर्फ बजट की हाईलाइट हाईलाइट है। हमारे ये वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी। हम बजट के बारे में बात कर रहे थे। ये वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। 25-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। ये प्रस्तुत कब किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था 12 मार्च 2025 को हमारे वित्त मंत्री श्री जगदीश जगदीश देवदा देव जगदीश जी द्वारा। अ, इसमें कुछ हाईलाइट है। जैसे जीडीपी होता है अपने भारत के लिए, जैसे स्टेट के लिए होता है जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य उत्पाद। ठीक है। इसमें वृद्धि के बारे में बताया गया है। इसमें जो वृद्धि का वित्तीय वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानते हुए उन्होंने तुलना की है कि 22-23 के लिए हमारी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। ये देखिए आप बच्चों, ये देखो। ये देखिए, ये हमारे वित्तीय वर्ष, इसके लिए तुलना की गई है। इन इससे यानी 2011 से लेके 11-12 से लेके 22-23 के बीच हमारी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है। ये नॉमिनल रेट पर है। एक बेस ईयर के आधार पर होता है, एक नॉमिनल रेट के आधार पर होता है। नॉमिनल रेट को अक्सर करंट मार्केट प्राइस बोला जाता है। ठीक है। ये हमारे स्टेट की जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी से अधिक वृद्धि हुई है। मतलब अपनी भारत की जीडीपी, ये देखिए, भारत की जीडीपी 10.68% से बढ़ी है, और जबकि हमारे मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है क्या, वो 12.97% से बढ़ी है। तो मतलब यानी कि ये 10, मतलब इसको 11 मान लो, इसको 13 मान लो, लगभग लगभग 2% से भी ऊपर हमारी ग्रोथ रेट रही है इंडिया से। ठीक है। जब हमारी जीडीपी 11-12 में कितनी की थी? 3,16,000 लाख करोड़। 3,16,000 लाख करोड़। और अब हमारी जीडीपी 23-24 के लिए कितनी हो चुकी है? 13,63,000 लाख करोड़। तो आप कह सकते हो ये 4 गुना से अधिक भी जीडीपी में ये वृद्धि हुई है। आप इस एक पीएससी का मैंने पेपर देखा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब कितना गुना वृद्धि हुई है 2011-12 से लेके 2023-24 के बीच। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रीड कीजिए। अब इन्होंने तो बोला पर व्यक्ति आय, पर व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम क्या होती है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पीसीआई। पीसीआई क्या होता है? पीसीआई मतलब इन्होंने देखा है, पीसीआई में क्या है? पीसीआई में अपनी इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है? 9.29%। और अपनी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी है? 11.56%, यानी कि 11.53% अपनी मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है। ये भी हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है, भारत की ग्रोथ रेट है, उससे अधिक हुई है। ठीक है। जब अपनी भारत की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी इस समय कितनी थी? इतनी थी। ठीक है। ठीक है। हमारी जो जीडीपी इस समय कितनी थी, ये बताया इन्होंने। उसके बाद हमारी मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या थी? जीडीपी, सॉरी मैं गलत बोल गया। हमारे जो भारत सरकार, भारत
सरकार की जो जीडीपी है क्या, भारत की जो जीडीपी है उसमें पर व्यक्ति इनकम कितनी थी 2011 में? 63,442 रुपए। उस समय हमारी पर व्यक्ति कैपिटल इनकम कितनी थी? 38,497। मतलब यानी कि भारत की जीडीपी, भारत की जो पर व्यक्ति इनकम इनकम है उसका हमारा जीडीपी का इतना थी 60.7%। मतलब ये 38 इसका 60 के समथिंग है। यानी जो हमारा जीडीपी माना कि इंडिया की पर व्यक्ति जीडीपी 100 है, पर व्यक्ति इनकम 100 है, तो हमारे मध्य प्रदेश में व्यक्ति को पर इनकम कितनी है? 60 रुपए। ठीक है। इधर जाइए, जब हम 23-24 आते आते देखा है हमने हमारी भारत में पर व्यक्ति कैपिटल इनकम कितनी है, तो वो है 1,84,215। उस समय हमारी ये क्वेश्चन पीएससी में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर 2022-23-22 का जो एग्जाम है वो जून में हुआ। 2 जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। 9 जून को ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मैं बैठा था। वो मेरा पेपर, मुझे इंटरव्यू कॉल हुआ है उसका। तो मुझे ये पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा क्वेश्चन करेक्ट था। बच्चों, पीएससी वाले बच्चों, व्यापम वाले बच्चों, जो भी ये एग्जाम है एमपी के, वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा है। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन, एक एक शब्द इधर से इधर नहीं किया गया था। इसको याद करो। ठीक है। अब अपन चलते हैं अ, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। तो इन्होंने जैसे अपने विकसित भारत को बोले 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, तो 5 ट्रिलियन जैसे मध्य प्रदेश का भी गोल रखा है कि आप 2047 तक आपको $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है मध्य प्रदेश को। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं ये बताऊं, ये 1 जून 2025 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है क्या 23-24 में 13,70,00,000 करोड़ है। ठीक है। इसको 28-29 में 27 27,20,000 करोड़ करने के लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसको 2047 तक लाते लाते इसको हमको 250 लाख करोड़, मतलब इतना करने का हमारा टारगेट है कि इतना करना है। ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है ये दोनों। इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था 1 जून को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से ये डाटा को। अब ये बजट पे फोकस किस किस चीज पर किया गया है? इस बजट पे फोकस 4 चीजों पर किया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ज्ञान बोलेंगे। ज्ञान की फुल फॉर्म है, जी का मतलब होता है गरीब, और वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब नारी। इसको ज्ञान बोला है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ज्ञान बोला है। ज्ञान बोला गया है। अब गरीब के कल्याण के लिए मिशन, युवा शक्ति के लिए मिशन, समृद्ध किसान के लिए मिशन, शक्ति नारी शक्ति प्रदेश बनाने के लिए इस बजट पर फोकस किया है। बजट तैयार करने के अपनाई गई प्रक्रिया है। ये बजट कैसे बनाया जाता है, देखो पहले शून्य आधार पर बजट रहता है। जो अपना शून्य आधार बजट क्या होती है ये मैं किसी एक वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है। ये कब किस पर चर्चा होती है इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डाटा नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बजट की फैल कैसे कैसे होती है। पहले शून्य आधार पर बजट होता है। शून्य आधार पर क्या क्या होता है, राज्य स्तर पर लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यय को औद्योचित का परीक्षण किया जाता है। इस नवाचार के फलस्वरूप लगभग 2000 बजट लाइन कम की गई हैं, और इसमें से 15,000 लाख करोड़ की, यानी कि 15,000 लाख करोड़ रुपए की बचत की गई है इस शून्य आधार बजट प्रणाली अपनाने से। ठीक है। इसको मैं आगे चल के बताऊंगा। ये थोड़ा सा कॉमर्स वालों और जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं बच्चे, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जब हमारा बजट का अनुमान थे 24-25 के लिए, तो हमारा बजट का साइज क्या था? वो ऊपर बात जीडीपी की बात कर रहे थे, यहाँ पर बजट की बात कर रहे हैं।
इसके रेवेन्यू, उसके आय और व्यय के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पर। जिस तरह हमारा 24-25 में जो बजट है वो कितना था, 3,65,067 लाख करोड़, मतलब लाख करोड़। और जब हमारा ये बजट है 25-26 के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट, इस डाटा को याद कर लो आप। इम्पोर्टेंट आपको डाटा बताऊंगा, फालतू की चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन हूँ और मैंने 2 से 3 पीएससी के इंटरव्यू दिए हैं और मेरा फाइनल उसमें चल रहा है, ठीक है। और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में थोड़ा सा तजुर्बा ठीक है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मैं फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको कि इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ये डाटा याद रख लो आप, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि राजकोषीय घाटे जीडीपी का कितना प्रतिशत है, मतलब किसके लिए बोला है ये, इसके लिए बोला है 25-26 के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है राजकोषीय घाटा जीडीपी के लिए अपना 4% है। जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है बजट की एक नजर। अब ये जो अपन को रिसीट पे है, जो अपन को प्राप्तियां हैं, जो व्यय है वो कहाँ पर होते हैं, प्राप्तियां कहाँ से होती हैं। रिसीप्ट को मतलब जो जो रिसीप्ट है, रिसीप्ट दो प्रकार की होते हैं बच्चों। एक अपनी होती है राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, जो हमको एक साल के अंदर में हर साल रिसीव्ड हुए, मतलब इस साल हो गई तो अगले साल भी होंगी, फिर अगले साल होंगी, फिर अगले साल होंगी, ऐसे हमको हर साल रिसीव्ड होते हैं। कैपिटल नेचर की रिसीव्ड एक लॉन्ग टर्म के बाद हम उनको रिसीव होती है, उसको कैपिटल नेचर की रिसीव्ड बोलते हैं, नहीं पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं। इसके बारे में मैं कभी वीडियो बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला डाटा, और ये, और ये, ठीक है। ये कॉलम को, इनको आप याद कर लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी कुल प्राप्तियां कितनी है इस बार, 3,75,340 लाख करोड़। अब उससे पहले 24-25 में हमारी प्राप्तियां कितनी थी, वो 3,30,903 लाख करोड़, ठीक है। अब इनमें से ये डाटा, इसमें से ये डाटा इंपॉर्टेंट है। अपने पास जो राजस्व प्राप्ति है, यानी कि रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट है, वो कितना परसेंट है। रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट है वो 2,90,879 लाख करोड़, ठीक है। और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट कितनी है अपनी, 84,461 लाख करोड़, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमारा ये बोला है इन्होंने कि हम व्यय कितना करेंगे, हमारा कुल एक्सपेंडिचर कितना होगा। वो एक्सपेंडिचर होगा कितना, 3,75,337 लाख करोड़। पिछली बार कितना हुआ था अपना व्यय, वो हुआ था कितना, 3,26,383 लाख करोड़। उसमें से इंपोर्टेंट अब ये चीज है कि हम किस पर, कैपिटल नेचर पर करेंगे, कितने रेवेन्यू नेचर पर करेंगे। ये एक्सपेंडिचर को टोटल जो विनियोग है वो इतना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है जो राजस्व अत्यधिक है, मतलब ये वाला डाटा कि राजस्व हमको प्राप्तियां कितनी थी, 2,90,879 लाख करोड़। और यहाँ पर कितना है, मतलब 2,90,261 लाख, यानी कम खर्च कर रहे हैं। तो मतलब राजस्व की, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, ये डाटा देखो यहाँ से, ये राजस्व अत्यधिक कितना है, इसको बस इतना पूछ लेंगे अपन। 618 लाख करोड़ अपना राजस्व सरप्लस में। अब यदि इसकी बात करें हम 24-25 की, तो हमारा ये इसी तरह ये कितने 1,700 लाख करोड़ कैसे आए राजस्व मंत्री। ये राजस्व की ये क्या है, प्राप्तियां, और ये क्या है, व्यय। मतलब इनको प्राप्तियों में से व्यय को घटाएंगे, इनको 2,61,000 को, तो ये आ जाएंगे तो 1,700।
मतलब ये डाटा, मतलब ये किसके लिए, 24-25 के लिए, 25-26 के लिए, ठीक है। आगे इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इन्होंने एक फिजिकल फिजिकल रोड मैप तैयार किया, राजकोषीय रोड मैप तैयार किया है। अब इन्होंने बोला है कि हमारा जो जीडीपी है क्या, जो स्टेट के लिए, सॉरी बार बार मैं जीडीपी बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के थोड़ा सा आदत है। जीडीपी, जीडीपी जैसे स्टेट के लिए जीएसडीपी, जीएसडीपी अपना कितना रहने का अनुमान है ये 25-26 में। ये जीएसडीपी 16,94,477 लाख करोड़, ठीक है। ठीक है, ये हमारा जीडीपी रहने का अनुमान है, ठीक है। ये कब के लिए डाटा है ये है इसके लिए 25-26 के लिए, ठीक है। 25 ऊपर आप बोले सर आपने तो मुझे कुछ कम बताया था, हमको 25 ये 13 लाख कुछ ऐसा बताया था। ये बेटा 23-24 का डाटा बताया है मैंने। ये 23-24 का डाटा वो किसके लिए, ये 25-26 के लिए डाटा बता रहा हूं मैं आपको। ये डाटा 25-26 के लिए, ठीक है, ये वाला, ये याद रखना। अब बात करते हैं हम, जो हमारा हमने कहीं कहीं से भैया अपने पास लोन लेते हैं, बोलते हैं हमारा एमपी कर्ज में डुबा दिया, ये इतना कर्ज, वो कर्ज, ये वो वाला कर्ज की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला है जो हमारे पास डेप्ट है कि हमने किसी से उधार लिया है, वो हमारे जीएसडीपी का कितना परसेंट है, हमारी जो जीडीपी है क्या उसका 29.5%। ये कब के लिए, 25-26 के लिए। इससे पहले कितना था हमारा, 28.1, मतलब 24-25 के लिए। जो मतलब अपनी जो जीडीपी, माने जीडीपी 100 है क्या, तो 100 में जो हम जो ले रहे हैं क्या, वो 30 के समथिंग, मतलब 29.5 उसमें से ऋण लिया हमने किसी से, यानी कि ऋण मतलब कैपिटल नेचर की चीजें ली हमने किसी से, स्टेट से या किसी संस्था से या वर्ल्ड बैंक से, या किस एडीआई यानी कि एशियन बैंक डेवलपमेंट से, किसी से लोन लिया है हमने, या आईएमएफ से लोन लिया है। ये उस मिला के मतलब हमारे पास इतना कर्ज है, बहुत हैवी है, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, गलत चीज है मेरे हिसाब से कुछ चीजें। अब इसमें से जो हमने 29 लाख इतना, इस पे हमको अपने जो रेवेन्यू नेचर की जो मैं बताया था 2,90,000 कुछ लाख करोड़, उसमें से हमको इतना उनको चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, 9.84%। इससे पहले कितना था ये डाटा, ये 10.26% था। ये कब के लिए, देखो 25-26 और 24-25 के लिए, ठीक है। अपन बात करते हैं राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी का अपनी फिजिकल डेफिसिट कितना है। फिजिकल डेफिसिट हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है, ये कब के लिए देखो, फिजिकल डेफिसिट 25-26 के लिए, ये उसमें दिया है अपन को किसमें, रुपए में, ठीक है। ये 25-26 का ही डाटा दिया है। ये कितना है 25-26 में फिजिकल डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट है 78,902 लाख करोड़, ठीक है। और ये कितना परसेंट हमारे जीडीपी का, 4.66%। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट ऐसे निकालते हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला मैंने ये दिया है, ये फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने का। इसमें से जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर है अपना, यानी कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का दोनों को मिला के टोटल अपना क्या आ जाएगा, टोटल अपना एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कैपिटल नेचर का है और रेवेन्यू नेचर का, उसमें से माइनस करेंगे अपन टोटल रिसीप्ट। मतलब मैं ऊपर बता देता हूँ आपको ये कैसे निकालते हैं। देखो अपना ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये 3,75,337 टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे क्या, ये टोटल रिसीव्ड, मतलब 3,75,400 340, ठीक है। इसमें भाई बेटा, इसमें जो हमने लोन लिया है, किसी से उधार लिया है, उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये अमाउंट कम हो जाएगा, इन्होंने यही बोला है। देखो इधर आप आइए, यानी कि जो टोटल रिसीव्ड है और रिसीव्ड में से हम कुछ चीज कम कर देंगे तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि अब क्वालिटी एक्सपेंडिचर, क्वालिटी एक्सपेंडिचर में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है ये चीजें, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं जो अपना रेवेन्यू डेफिसिट में है, सरप्लस में। मैंने बताया था अपना ये सरप्लस में, मैंने बताया था ऊपर कि हमारा ये कितना सरप्लस में है। ये किसके लिए? 25-26 के लिए। 25-26 के लिए सरप्लस में है। ठीक है, कितना? 600 618 लाख करोड़। मैंने देखो ये ऊपर आ जाइए आप, एक एक चीज में देखो, ये देखो, ये रेवेन्यू रिसीव्ड है, मतलब 2,90,879 लाख करोड़ है क्या? इसमें से माइनस कर दिए ये 2 लाख 2,90,261, तो ये अपने ये आ गया, यानी कि ये सरप्लस में, फिजिकल सरप्लस में। ठीक है, ये आ गया अपना। ठीक है डाटा। उसके बाद जो प्राप्तियां और व्यय के इन्होंने ये विवरण दिया है कि हमको टोटल रिसिप्ट कितनी मिली है। टोटल रिसीप्ट यानी कि रिसिप्ट यानी कि कितनी है अपने पास? टोटल रिसिप्ट है अपने पास 3,75,340 लाख करोड़। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लो। ये टोटल रिसीप्ट, इसमें कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है हमको और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। पिछली बार की कंपैरिजन हमको 14% ग्रोथ हुई अपनी इस बार रिसिप्ट में। मतलब जो अनुमान है कि ये अनुमान है, मतलब बजट का मतलब ये अनुमान। ठीक है, ये हमका पुरानी रिसिप्ट थी हमारी कब तक? 25-26 की, 24-25 की, 3,30,913 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम। अभी इस हमारी जो रिसीप्ट हो रही है क्या, वो कहाँ कहाँ से आ रही है हमको? अब इसमें रिसीप्ट में ये हमको जो बताया मैंने कितनी हो रही है, ये 3,75,340 लाख करोड़। इसमें से स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद अपना स्टेट टैक्स कितना है? 1,09,1,057। उसके बाद केंद्र सरकार से हम हिस्सा लेंगे अपन को। जैसे केंद्र सरकार हमारा आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है मैंने इसके अलग वीडियो बताऊंगा, क्योंकि हम केंद्र सरकार से जो हमारा हिस्सा होता है स्टेट का वो लेते हैं। उसमें हमारा हिस्सेदारी कितनी है? मतलब 1,11,662 लाख करोड़ हमारे को। कोई और भी है, और भी जैसे अनुदान है हमको केंद्र से कितना मिल रहा है? 48,161। और हमको अनरिसिप्ट नहीं, इस प्रकार हमको ये हमको रिसिप्ट की विवरण दिया है। ठीक है, इस रिसिप्ट हमको कहाँ कहाँ से जो हमारे को पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रुपए कहाँ कहाँ से आता है? जैसे अब इन्होंने ये परसेंट वाइज बता दिया, उसमें सबसे अधिक हमारा ये क्वेश्चन है, हमारे को केंद्र सरकार से हमको सबसे ज्यादा जो हमारे टैक्सों में वो है केंद्र सरकार से हमको मिलता है। और फिर उसके बाद हमारा ये स्टेट टैक्स मिलता है हमें। केंद्र सरकार से कैसे मिलता है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा बेटा। जैसे हमारा आईजीएसटी है, आईजीएसटी आईजीएसटी में जो हमको मिलता है, आईजीएसटी में, आईजीएसटी होता क्या है? आईजीएसटी ये होता है जैसे हमने माल बेचा राजस्थान को या यूपी को या झारखंड को या दिल्ली को, तो इस पे कौन सा टैक्स लगे? आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं, तो इस टैक्स को कौन वसूल करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बाद में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में बेच दिया माल, तो इसमें सी और एस लग जाए, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो इसको कौन वसूल करेगी? अपना स्टेट सरकार अपना हिस्सा रख लेगी और केंद्र सरकार अपना हिस्सा रख लेगी। बट इसमें जो आईजीएसटी है, जैसे एक्सपोर्ट किया उस पे आईजीएसटी लगता है। सेज है, जैसे अपना पीतमपुर है, सेज की इसमें यदि हमने इंदौर से माल यदि पीतमपुर भेजा तो इसमें आईजीएसटी लग जाएगा। तो इसमें इसमें कौन टैक्स वसूल करेगी? केंद्र सरकार वसूल करेगी, बाद में हमको हिस्सेदारी देगी। इसी प्रकार ही इनको बाइफरकेशन किया है। इसके बाद केंद्र सरकार से सहायता कितनी मिलती है हमको, अनुदान कितना, ग्रांट कितनी मिलती है? 13% हमको, अनरिसिव्ड कितना है? ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना पड़ा मुझे। अब इन्होंने बोला है जो स्टेट टैक्स का रेवेन्यू कितना मिलता है हमको, सबसे ज्यादा जीएसटी का मिलता है। वो जीएसटी का कितना है हमको? वो है 42,140। ठीक है, उसके बाद मिलता है हमको वेट टैक्स का। वेट टैक्स जैसे अपने एल्कोहल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, इसमें भी वेट टैक्स लगता है। ठीक है, और ये राज्य उत्पादन शुल्क पे कितना लगता है? ये इतना है।
ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण, जैसे रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं हम भैया, उस पे इतना मिलता है हमको। उसके बाद हमको जो वाहन कर है, जैसे मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर, ट्रैक्टर वगैरह कुछ परचेज किया, उसके बाद हमने विद्युत पर इतना ही, अन्य मतलब एक टैक्स से हमको कितना रेवेन्यू आता है बेटा, ये 1,09,157, ये कितना परसेंट है, 7% है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद कर राजस्व का प्रतिशत में बांट दिया है। ठीक है। अब लो जीएसटी का वो कितना परसेंट है, जीएसटी का हाईएस्ट परसेंट हमको मिल रहा है, मतलब ये वाला कितना है, ये टोटल उसका टैक्स का 42,140। तो ये हमारा कितना परसेंट है, 39%। ठीक है, ये डाटा इंपोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बेट टैक्स कितना है, जो हमारा यानी कर में हिस्सेदारी, जो 1,09,140 था उसका 21% हमको बेट से आता है। ठीक है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको दो डाटा को देख लेना आप। आगे बात करते हैं अब, किधर गए, आगे बात करते हैं हमको जो स्टेट नॉन टैक्स, यानी कि स्टेट नॉन टैक्स के अतिरिक्त जो हमको प्राप्तियां हो रही हैं, जैसे खनिज से कितना प्राप्त हो रहा है। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर फिर भी ये थोड़ा सा डाटा रहेगा। टैक्स के अतिरिक्त इतना प्राप्त हो रहा है, बस ये याद रख लेना। कुल 4% रिसीव होता है नहीं टैक्स के अतिरिक्त, और 21,199 लाख करोड़। ठीक है। अब इन्होंने बोला है, जो ऊपर ये बताया है इसका, इसी का बाइफरकेशन डायग्राम में कर दिया परसेंटेज के आधार पर। मतलब ये नॉन टैक्स, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि टैक्स के अतिरिक्त रिसिप्ट कितनी है। खनिज से अपन को 57% है, उसके बाद अन्य प्राप्तियां 32% है, सिंचाई से 4% है, वन से 7% है। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर हमने जो किया है, जो रिसीव्ड एक्सपेंडिचर कितना है वो बेटा, अपना अपना एक्सपेंडिचर है तीन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो आप। 3,75,337 लाख करोड़। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के रिसीव्ड है हमको, ये कैपिटल नेचर का रिसीव्ड है, वो कितना है, 85,076, और जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है वो 2,90,261 लाख करोड़। ठीक है। ये पुराने साल का डाटा दिया है, मतलब 23-24 का 24-25 का अनुमान था, वो 3,26,362 लाख करोड़। इसमें इसमें से अब इसको भी दो पार्ट में बांट दिया है। ठीक है। ये डाटा इंपोर्टेंट ऊपर वाला, नीचे कितना परसेंट अपने उसमें एक्सपेंडिचर में ग्रोथ हुई है, 15%। ठीक है। ये डाटा इंपोर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है। अब ये इन्होंने बोला है, ये हमारा पैसा कहाँ जाता है, जो हमारा पैसा मनी जो बजट में कहाँ कहाँ जाता है। सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं अधोसंरचना पर। अधोसंरचना मतलब रोड बनाना, ब्रिज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, यानी कि स्कूल बनाना, अधोसंरचना पर कितना परसेंट है, 17%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी पीएससी में मैंने क्वेश्चन को देखा है, किसी एग्जाम पीएससी के में। कृषि पर कितना खर्च कर रहे हैं अपन, 9%। स्वास्थ्य पर कितना, 12%। उसके बाद शिक्षा पर 11%, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 11%। सामाजिक क्षेत्र पर 6%। उसके बाद नागरिक नगरीय एवं ग्रामीण पे 12%। उसमें रोजगार क्षेत्र में 4%। संस्कृति में, ये रोजगार का डाटा याद रखना, 1%। संस्कृति में 0.4%। उसके बाद सामान्य सेवा में 9%, अन्य सेवा में 3%। और अपना जो रेवेन्यू अपन बताया क्या था कि अपन 9.4% अपन को जीडीपी का वो देना पड़ता है, वो कितना अपने जो बजट का वो कितना 7% अपन को उसको देना पड़ता है। पेंशन में भी 7% है। ऋण का भुगतान, मतलब जो अपन को ऋण को वापस करना पड़ रहा है, वो कितना 7%। एक बार इस डाटा को याद करो फिर से। अधोसंरचना इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये नगरी वगैरह इतने इम्पोर्टेंट है, रोजगार 1% इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपना ये इम्पोर्टेंट है, 7-7%, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ब्याज, पेंशन और ऋण का भुगतान। ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो को आप रोक रोक कर भी देख सकते हैं, और डाटा को लिख जरूर लेना बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जो मतलब जो राजस्व व्यय है वो कितना है, 2,90,261 लाख करोड़। ठीक है।
उस पिछली बार कितना था? 2,60,983 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारा इंपोर्टेंट डाटा है, इन दोनों इंपोर्टेंट डाटा है। ठीक है, इन डाटा को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब जो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है वो अपने कितना कर रहे हैं? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हमारा वो है 85,076 लाख करोड़। ठीक है, 85,076 लाख करोड़। पुराना कितना था हमने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर? 67,381 लाख करोड़। ठीक है, ये डाटा को इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वेतन का सैलरी एज पर जीडीपी, जो अपन सैलरी है क्या, वेतन सैलरी एज पर जीडीपी, अपन सैलरी में कितना पैसा दे रहे हैं लोगों को, वो कितना? 29% हमारी जीडीपी का हम सैलरी को, लोगों को सैलरी देते हैं। सॉरी, जो जीडीपी में हिस्सा है क्या, जो जीडीपी में लोगों को, जो अपन जीडीपी बताया था मैंने 16 लाख, 16 लाख के समथिंग जो बताया था, उसमें 29% मन को सैलरी पर्सन से सैलरी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या कि कोई जॉब कर रहा है उसको सैलरी मिल रहा है, वो मतलब हमारी जीडीपी में इंक्लूड होता है। उसमें कितना परसेंट है सैलरी का? 29%। ये इससे पहले कितना परसेंट था? ये 22.1। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर फिर एक बार नजर देखना। पेंशन से कितना मिल रहा है? पेंशन से हमको कितनी प्राप्तियां होती हैं? ठीक है, पेंशन से हमको हो रही है मतलब 10%। ठीक है, जीडीपी में। अब आर्थिक क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रों का प्रावधान, मतलब इसको बजट को तीन उनमें सेगमेंट में उन्होंने बाइफरकेशन कर दिया। एक जनरल, एसटी और एससी, मतलब जो स्कीम है क्या उनके बारे में ये थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। ये इसमें जनरल और ओबीसी मिला के ये 60 दशमलव, यानी कि सामान्य के लिए ये कितना? 60.3%। और इसके बाद ये अपना अनुसूचित, यानी कि एसटी के लिए 23.5 और एससी के लिए 16.2। मतलब इनको तीन, ये डाटा इंपोर्टेंट है, इसको भाई याद रखना आप। इसको एक बार 60.3, 23.5, 16.2। ठीक है, एस जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, ये डाटा याद रख लेना, इंपोर्टेंट डाटा है। अब इन्होंने ये पूरे बजट को एक छोटे से उसमें बता दिया कि हमारा जो बजट है कि उसमें पैसे में कितना कितना कहाँ परसेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अधोसंरचना। अधोसंरचना में कितना खर्च करेंगे? अधोसंरचना मैंने बताई है, रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल वगैरह, जो मतलब फिक्स बिल्डिंग वगैरह जो बनाएंगे वो अधोसंरचना है। ठीक है, रेल वगैरह जो भी है, रोड, सड़क, ये सब अधोसंरचना के अंतर्गत है। ये कितना है अपना? 17,515 लाख करोड़ हम अधोसंरचना पर खर्च करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र पर हम कितना खर्च करेंगे? 39,207, यानी कि 39,207 लाख करोड़ अपन उस पे एग्रीकल्चर पर खर्च करेंगे। ये महिलाओं पर कितना खर्च कर लेंगे? सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास में कितना करेंगे? 50,333 लाख करोड़। शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करेंगे? शिक्षा 44,826 लाख करोड़। ठीक है, एस टी, एस सी, ओबीसी, इस पे कितना खर्च करेंगे अपन? ये खर्च करेंगे 23,798 लाख करोड़। उसके बाद अपना डाटा इंपोर्टेंट, रोजगार पर आ जाओ आप। रोजगार पर हम कितना करेंगे? 4,835। उसके बाद आप सीधे चले जाओ, इतना इंपोर्टेंट डाटा नहीं है। ये डाटा इंपोर्टेंट है। अपन ब्याज में कितना खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, तो ये ब्याज में हमको पैसा देना पड़ेगा। मतलब अनुमान लगाया 28,636 लाख करोड़। उसके बाद अपने कितना ब्याज, यानी कि जो पैसा ऋण लौटाना है उसमें कितना देंगे? 29,800, 29,980 लाख करोड़। ठीक है, इंपोर्टेंट अधोसंरचना 17,000। कृषि इंपोर्टेंट है 39,000। उसके बाद महिला बाल विकास वाला भी इंपोर्टेंट है 50,000। शिक्षा इंपोर्टेंट है 44,000। एस टी, एस सी 23,000।
शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद रोजगार अपना इम्पोर्टेंट है, 4,08,4,835। उसके बाद अपना इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, 28,636। उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट है ऋण, यानी कि ऋण का भुगतान। ठीक है, ये मैंने उसको थोड़ा सा बताया है। उसके बाद कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में अपना जो बजट है वो कितना है, इसको थोड़ा बाइफरकेशन किया है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र का बजट है वो कितना परसेंट बढ़ा है। पिछला 26,102 था, वो बढ़कर कितना हुआ, 39,207 लाख करोड़, मतलब 50% के समथिंग ये बजट में हमारा बढ़ा है। ये इम्पोर्टेंट डाटा, ये दोनों ही 50% हो रही है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके बात करते हैं अपन महिला बाल विकास, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। इसमें से ये डाटा इंपोर्टेंट है, 5% की ग्रोथ हुई है इसमें। पहले 48,004 लाख करोड़ अपने अपना अनुमानित वो था हमारा खर्च करने का। अब ये बढ़कर कितना हो गया, 50,333 लाख करोड़, यानी कितना परसेंट बढ़ा है, 5%। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास विकास के लिए 185 लाख करोड़। ठीक है, अब स्वास्थ्य पर टोटल खर्च अपना कितना है, 50,333। इम्पोर्टेंट है, पुराना खर्च कितना था, 48,004। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 44,826 लाख करोड़ 25-26 के लिए। और इससे पहले अपन कितना खर्च कर रहे हैं, इससे पहले 41,124 लाख करोड़। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अपन अपना 9% की ग्रोथ हुई है। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से एक चीज थोड़ा सा याद रख लेना कि स्कूल के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। ये तीन डाटा याद रख, चार डाटा याद रख लेना। स्कूल के लिए खर्च कर रहे हैं हम 36,582 लाख करोड़, और स्कूल हाई शिक्षा के लिए 4,345। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कम से कम ये बढ़कर 4 गुना हो जाना चाहिए। इतना बजट उच्च शिक्षा, जितनी उच्च शिक्षा बढ़ेगी, जितना रिसर्च बढ़ेगा, उतना अपना स्टेट डेवलप होगा, उस हिसाब से ना देश डेवलप होगा। कि जितना अधिक रिसर्च होगी किसी भी फील्ड में, उतना देश तरक्की करेगा, उतना बेहतर, अपन को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब ST, ST और OBC के लिए कितना है ये बजट है, ये अपनी कितनी उसकी योजना चल रही है, वो योजना देखो, ये सब चीज योजना है। ठीक है, उसमें 23,798 लाख करोड़ अपना ये बजट है। ST, SC और OBC को पहले कितना था, 21,288 लाख, यानी कि 12% की ग्रोथ हुई है। उसके बाद अधोसंरचना के क्षेत्र में, मतलब अधोसंरचना, हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क वगैरह के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कितना, 70,515 लाख करोड़। पहले कितना खर्च कर रहे थे 24-25 में, 53,381 लाख करोड़। ठीक है, ये डाटा इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। सबसे अधिक किसमें खर्च कर रहे हैं, अधोसंरचना में। क्वेश्चन पूछ लेगा बजट में सबके लिए सबसे ज्यादा अधिक खर्च किसके लिए कर रहे हैं। चार ऑप्शन दे देंगे, शिक्षा, महिला, ST, SC, अधोसंरचना। अधोसंरचना कितना, 70,515 लाख करोड़। ठीक है, ये नगरीय नगरीय विकास के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, 51,000। नगरीय और ग्रामीण के लिए 51,074 लाख करोड़। ठीक है, पुराने में कितना था हमारा खर्च, ये 44,613 लाख करोड़। ठीक है, संस्कृति के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, 1,627 लाख करोड़। ठीक है, पुराना खर्च कितना था, 1,494 लाख करोड़, 9% की वृद्धि हुई है। रोजगार के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोजगार के लिए 4,835 लाख करोड़, पुराना कितना था, 41,000 सॉरी 4191 लाख करोड़। ये डाटा आपको एक बार याद नहीं होगा बेटा, ये बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, और शॉर्ट में कहीं लिंक नोट्स बनाते चलना। यदि पूरे वीडियो नहीं देख रहे तो शॉर्ट में नोट 3-4 बार पढ़ जाओगे, डाटा याद आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम छप जाएगा। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, और मैं आपसे बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि आप यदि 4 बार रिवीजन करोगे, ये डेफिनेट आ जाएगा। और एक बात बोलूं मैं, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये ऐसी एक
कम पढ़ने में सटीक आंसर और सबसे ज्यादा आपको आउटपुट देने वाले चैप्टर हैं ये आपके लिए पीएससी और स्टूडेंटों के लिए और जो और भी अदर एग्जामों के लिए। इसलिए इसको इग्नोर मत करना, बस इतना बोल रहा हूँ। भले ही आप 1 यूनिट कम पढ़ लेना, पर ये बजट और आर्थिक सर्वे जरूर पढ़ लेना, मुझसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके बात करते हैं हम अन्य सामान्य सेवा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका हुआ बजट पूरा बच्चों। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से इसमें एक बार और मैं आप थोड़ा हाईलाइट जल्दी जल्दी चलूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा कि हमारी जीडीपी कितना है, कितनी परसेंट बढ़ी है, मतलब कितना 4% से अधिक बढ़ी है, 4%, 4 गुना से अधिक है पर व्यक्ति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना है 23-24 के लिए 42,000, 1,42,565। उसके बाद उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है पीएससी में, इसको भी थोड़ा डायग्राम को देख लेना। उसके बाद क्या है अपने उसके फोकस किस किस क्षेत्रों पर किया, बजट एक ज्ञान पर, ज्ञान क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद ये बजट का साइज क्या है, 4,21,032, ये पढ़ लेना। उसके बाद ये थोड़ा सा इन डाटा को याद देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट, ये डेफिसिट पढ़ लेना कि अपना डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है। ठीक है, पुराना डेफिसिट कितना था। उसके बाद अपना ये पढ़ लेना अपना सरप्लस कितना है, बजट है यानी कि रेवेन्यू नेचर का सरप्लस है या डेफिसिट है कितना है, ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट। उसके बाद अपना जो कुल रिसीप्ट कितना है इसके बारे में देख लेना। उसके बाद एक कहाँ से अपन को पैसा आता है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा देख लेना बच्चों। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम आपसे।